पिछले सेशन में हमने किया था पवन तंत्र। पवन तंत्र के अंतर्गत पहली अवधारणा पढ़ी थी कि पवन की उत्पत्ति कैसे होती है, पवन का प्रवाह की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे हवा बहती है, क्या रीजन होता है हवाओं के बहने का। ठीक है, इसके बारे में हमने समझ लिया कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पवनें बहती हैं। एक वायु दाब इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरी अवधारणा हमने पढ़ी कोरियोलिस बल की। कोरियोलिस बल किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। तीसरी अवधारणा आज पढ़ेंगे पवन का नामांकन कैसे किया जाता है। पवन का नामांकन कैसे करते हैं, पवनों का नामाकरण। ठीक है, तो पवन का नामांकन, आपको ये पता है ये दिशाएं हैं आपकी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी पूर्व पश्चिम, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण। इसके अलावा कुछ ये भी दिशाएं हैं, जैसे कि ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है वेस्ट साउथ, ये है साउथ ईस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर दिशाएं हैं। पहला आप ये लिख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर पवन का नामकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर पवन का नामकरण किया जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर कैसे, मान लीजिए जिस दिशा से पवन आती है, मान लीजिए इस दिशा से पवन आ रही है, इस दिशा से, इस डायरेक्शन से, इस तरफ ऐसे हवा चल रही है, तो इस दिशा में हवा के चलने को हम पवन का नामकरण क्या करेंगे, ये पूर्वी पवन है। किस दिशा से आ रही है ये, पश्चिम से आ रही है, इसको बोलेंगे पश्चिमी पवन। पश्चिमी पवन जिस दिशा से आएगी, पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमी नाम होगा। ठीक है, यदि ये इस दिशा को जा रही है तो क्या नाम होगा इसका, पूर्वी पवन। यदि इस दिशा से ऐसे जा रही है हवा तो क्या नाम होगा इसका, उत्तर पूर्वी पवन। यदि इस दिशा से, उत्तर पूर्वी पवन नहीं होगा, यह है दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम पवन। ठीक है, यदि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, यानी उत्तर पूर्व पवन, जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, जिस दिशा से पवन आएगी उसी दिशा से उसका नामकरण होगा। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इधर को आएगी तो इसको बोलेंगे उत्तरी पवन, क्योंकि उत्तर तरफ से आ रही है। इधर से जाएगी तो इसका नाम होगा दक्षिणी पवन, क्योंकि दक्षिण से आ रही है। समझ में आ रहा है पवन का नाम कैसे रखते हैं, क्यों, क्योंकि आगे भी हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है तो उसको दक्षिण पश्चिम पवन ही क्यों कहते हैं। लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी पवनें होती हैं, तो पवनों का नामकरण आपको जरूरी है। ठीक है, आगे इनका प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आई बात, पवन का नामकरण कैसे करते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो मानसून आता है ये पवनें आती है हमारे यहाँ। ठीक है, अभी देखेंगे पवनें कैसे आती हैं, मानसून में किस तरीके से पवनों का परिवर्तन होता है। तो ये होता है आता हुआ मानसून, इसमें ये किस दिशा से आ रही है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं इसे। यानी इन पवनों का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम पवन, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो वापस जाती है, जब वापस होती है पवनें, तो किस दिशा से आ रही है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पवनें कौन सी होती है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, ऐसे भी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा एपिडेमिक्स में। ठीक है, तो हर एक दिशा को आपको लोकेट कर लेना है। ऐसे आप बनाइए डायग्राम्स, पश्चिमी पवन, पूर्वी पवन, दक्षिण पश्चिमी पवन, उत्तर पूर्वी पवन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, दाब पेटियों के बारे में चर्चा हुई थी, हेडली कोष। ठीक है, हेडली कोष किस तरीके से
थोड़ा सा दाब पेटियों के बारे में एक बार फिर से चर्चा, कुछ चीजें मैं इस पे लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, ये 0 डिग्री है। मैंने बताया था 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री तक इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, नॉर्थ और साउथ। सन की सनलाइट जो है यहाँ पर लंबवत पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर उठती है। इस क्षेत्र को डोल्ड्रम भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका डोल्ड्रम। तो डोल्ड्रम के बारे में कुछ लिख लीजिए। ये सबसे पहली बात उच्च ताप प्राप्ति का क्षेत्र है, सर्वाधिक तापमान यहाँ प्राप्त होता है, और निम्न दाब का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? हवाएं यहाँ से उठकर ऊपर जाती हैं। लो प्रेशर जोन, हाई टेम्परेचर जोन। ठीक है, तो डोल्ड्रम, इसे डोल्ड्रम भी कहा जाता है। तो डोल्ड्रम के बारे में चंद लाइनें लिखिए। पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के मध्य, पृथ्वी पर 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के मध्य, 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के मध्य के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं, के क्षेत्र को डोल्ड्रम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है शांत पेटी, जिसका शाब्दिक अर्थ है शांत पेटी, शांत पेटी, शांत पेटी, शांत पेटी। इस क्षेत्र में पृथ्वी के ऊपर महत्तम तापन होता है। इस क्षेत्र में पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर सर्वाधिक तापन होता है, महत्तम तापन होता है, महत्तम तापन होता है। क्यों कारण? लंबवत सौर किरणें के आपतन के कारण। ठीक है, इस क्षेत्र में वायु लगातार गर्म होकर, इस क्षेत्र में वायु लगातार गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, दोनों तरफ ये गति होगी। एवं संवहनीय धारा का निर्माण करती है, कन्वेंशनल सेल बनती है, संवहनीय धारा का निर्माण करती है। विश्वतीय निम्न दाब का कारण, ये विश्वतीय निम्न दाब बनता है। विश्वतीय निम्न दाब का कारण सौर तापन ही है, सौर तापन ही है। विश्वतीय निम्न दाब का कारण सौर तापन ही है। निम्न दाब का कारण, विश्वतीय निम्न दाब का कारण सौर तापन ही है। हाँ, देखिए वायु लो प्रेशर, ये जो विश्वतीय निम्न दाब बन रहा है, निम्न वायु दाब बन रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा सौर्य टेम्परेचर मिल रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर लो प्रेशर। दूसरा हमने बताया था, यहाँ पर आपका एक दूसरा कोष बनता है जिसका नाम है हेडली कोष। कहां पर? ये 30 डिग्री के पास। ठीक है, 30 से 60 डिग्री के पास। और ये यहाँ पर हवाएं बैठती हैं। ठीक है, हवाओं के बैठने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, HP बनता है। ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों हाई प्रेशर बेल्ट है। क्यों? क्योंकि हवाओं यहाँ पर ऊपर से जाकर के यहाँ पर दबाव डालती हैं इस लैंड पे। तो 30 डिग्री में एक हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री है, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, यानी सौर्य ताप बहुत कम पहुंचता है। 90 डिग्री में सौर्य ताप कम पहुंचने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है आपका, और हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं जो है इधर की ओर मूव करती हैं। यहाँ पर भी 30 डिग्री के पास भी हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से भी हवाएं इधर मूव करती हैं और 60 डिग्री के पास आपस में टकराती हैं। यानी 90 डिग्री से लेकर
30 डिग्री की ओर से चलने वाली हवाएं 60 डिग्री में आपस में टकराती हैं और टकराने के परिणाम स्वरूप ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके एक साइकिल बनाती है, एक सेल का निर्माण करती हैं। इस सेल का नाम है ध्रुवीय कोष और इस सेल का नाम है फेरल कोष। अच्छा, एक बात और करते हैं, यहां पर ये उष्णकटिबंधीय जोन है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के जोन को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा, है ना। तो जब यहाँ से ये वाली पवनें जाती हैं, इस क्षेत्र की पवनें जाती हैं कहां पर? 60 डिग्री के पास। 60 डिग्री के पास ये दोनों मिलती हैं। मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है इस जगह पे, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से भी पवनें जा रही हैं और 30 डिग्री से भी पवनें जा रही हैं। मुझे बताएं 30 डिग्री वाली ज्यादा गर्म होगी कि 90 डिग्री वाली ज्यादा गर्म? 30 डिग्री वाली ज्यादा गर्म होगी। गर्म का मतलब हल्की होगी। गर्म हवा हल्की होती है। जब हम चीजों को गर्म करते देखते हैं ना, वाष्पीकरण होने लगता है, हवा गर्म हो। तो इसी प्रकार से ये जो भारी हवा है, ठंडी हवा भारी होती है। भारी हवा की प्रवृत्ति क्या होगी? नीचे की होगी, ठीक है। ठंडी की हवा की प्रवृत्ति क्या होगी? ऊपर उठने की होगी, ठीक है। तो जब 60 डिग्री के पास ये दोनों आपस में आकर के मिलती हैं तो ठंडी हवा जो होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। यहां पर एक वाताग्र बनता है। इस रीजन को कहते हैं वाताग्री रीजन, वाताग्र। जहां पर ठंडी हवा और गर्म हवा का दोनों का मिलन होता है, वहां पर ठंडी हवा की प्रवृत्ति होती है नीचे बैठने की, गर्म हवा की प्रवृत्ति होती है ऊपर उठने की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक वाताग्र बनता है और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बादल बनते हैं, मेघों का निर्माण होता है, बहुत सारे मेघ बनते हैं और मेघों के निर्माण के परिणाम स्वरूप ही बारिश होती है, वर्षा होती है यहाँ पर। और इस वर्षा को क्या बोलते हैं? वाताग्रीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। अब समझिए, जैसे कि आप खुद ही देखते हैं, मान लीजिए कि आप तो 1 से 2 घंटे एसी में बैठ कर आए हैं, ठीक है, और अचानक से जब बाहर आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर कैसा होता है? गर्म होता है अंदर की अपेक्षा, है ना। तो जब बाहर आते हैं तो आपको एक ऊष्मा, अचानक ऐसे त्वरित ऊष्मा, ठीक है, का अनुभव होता है। ठंडियों में यदि देखा जाए तो ठंडियों में क्या होता है? खासकर बाहर का टेम्परेचर, जो बाहर का वायुमंडल होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। मान लो 11 डिग्री चल रहा है ना, 11 डिग्री टेम्परेचर होता है आमतौर पर, और भी कम जाता है, 10 जाता है, 9 जाता है, 5 जाता है। अभी जनवरी का महीना है तो मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका कितना जाएगा? आपका 0 भी चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। 0 डिग्री टेम्परेचर बाहर का है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। वो तो कभी स्वस्थ मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर 37 ही होता है सेंटीग्रेड। बाहर का है 0 डिग्री, आपके बॉडी का है 37, ठीक है। तो जब आपके मुंह से जो हवा निकलती है, उस हवा में क्या होती है? गर्म हवा है, आपके बॉडी के अंदर से 37 डिग्री टेम्परेचर से हवा निकल रही है, तो उस हवा में जल की मात्रा होती है, ठीक है, आर्द्र हवा होती है। और जैसे ही बाहर आती है तो क्या होगी? वो पहले भाप में थी, बाहर आते ही क्या होगा? वो जल की बूंदों में कन्वर्ट होने का प्रयास करें। तो जब भी आप मुंह से हवा छोड़ते तो आपको लगता है कि कुछ भाप टाइप का निकल रहा है। या फिर आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा उसकी पानी की बोतल को फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, पानी की ठंडी बोतल को, बर्फ से जमी हुई बोतल को फ्रिज से निकाल के रख दें, ठीक है। तो क्या होगा? जब आप इसे बाहर निकाल के रखेंगे तो आसपास यहाँ बाहर बूंदे जम जाती हैं। ये कैसे होता है? क्या कारण होता है कि बाहर वाले वाल पे बूंदे जम जाती हैं? गर्म हवा ठंडी हो जाती है, उसके बाद हाँ, आसपास की जो गर्म हवा है, यहाँ पे गर्म होगी हवा, जो भी गर्म हवा होगी तो उसके पास वाटर बॉडी होती है, ठीक है, पानी के ऊपर से गुजरती है, वाटर बॉडी को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। और जैसे ही वो आके यहाँ पर टकराएगी तो टकराने के बाद इसमें जो पानी है वो पानी यहाँ पर ठंडा होकर के बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि अंदर का पानी बाहर आता हो, ये नहीं होता।
बाहर की हवा ही जब इससे टकराती है तो टकराने के बाद उसमें जो जल की मात्रा होती है वो बूंदों का रूप यहाँ पर ग्रहण करती है। इसीलिए वो क्योंकि चारों तरफ एक प्लास्टिक कवर लगाते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। पानी ठंडा है, ठीक है। अभी इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब रूडोस में अभी संवहन पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसमें विस्तृत रूप से जानेंगे। तो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा था, मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था वाताग्नि कैसे बनते हैं। वाताग्नि जो ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ठंडी धारा और गर्म धारा जब आपस में मिलेगी, ठंडा और गर्म जब आपस में मिलेगा, जैसे कि कोई गर्म तवा हो, है ना, गर्म तवे में पानी की बूंदे डालेंगे वो तुरंत ऊपर उठ जाएगा, भाप बन जाएगा। वैसे ही ये गर्म जल धारा है, गर्म हवा जब आती है और ठंडी हवा यहाँ से आती है तो यहाँ पर क्या होगा, भाप बनेगी बहुत तेजी से, भाप बन के ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के यहाँ बादलों का निर्माण होगा, बादल होंगे, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, इस रीजन पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी 60 डिग्री वाला जो रीजन है ये वाताग्नि वर्षा यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा है, ठीक, क्योंकि ठंडी हवा और गर्म हवा का संगम होता है इस क्षेत्र में, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। मेघों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने पवन तंत्र का त्रिकोशीय मॉडल देखा। पहला कोर्स त्रिकोशीय मॉडल का मतलब क्या है, पहले हमने देखा दाब पेटियां किस तरीके से बनती हैं, कहीं पर लो प्रेशर जोन बन रहा है, कहीं पर हाई प्रेशर जोन बन रहा है। दाब पेटियों के बारे में हमने समझा, एलपी एचपी, यहाँ पर भी एचपी बना है, यहाँ पर भी एचपी बना है, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि हवाएं टकराकर ऊपर उठ रही है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर इन दोनों की अपेक्षा लो प्रेशर है, निम्न वायु दाब है, ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात क्या होती है, कोषों की संख्या। 3 कोष बनते हैं, हेडली कोष बनता है, दूसरा फिरल कोष और तीसरा ध्रुवी कोष। और पवन तंत्र के बारे में हमने बात की थी, तो पवन तंत्र में यहाँ पर इस जोन में बहने वाली जो पवने हैं उनको मैंने बताया था व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड है, ठीक है, इनका नामकरण किया गया ट्रेड विंड के रूप में। और इसके बाद दूसरी जो पवने हैं इनका क्या नाम दिया गया, पछुआ पवने दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ध्रुवीय पवने बहती है, ठीक है, इस जोन पे ध्रुवीय पवने बहती है। तो ये जो है हमने पूरा एक नामकरण त्रिकोशीय मॉडल के अंतर्गत दिया था। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, ठीक।